स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। और दोस्तों, यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, बस बिगुल फूंकने का इंतजार है। बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, विपक्ष ने भी अपने मोहरों के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी में जीतने का तनाव है, दूसरी तरफ विपक्ष पर भी बीजेपी का किला ढहाने का दबाव है। और ये तभी संभव है जब विपक्ष समझदारी से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, मुद्दों पर ध्यान दे, समय पर धार दे। यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी ही एक बड़ी विपक्षी पार्टी है। मायावती कुछ खास तैयारी में नजर नहीं आ रही हैं और ना उनके, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले चुनाव भी उन्होंने ब्लॉक प्रमुख या पंचायत के जो चुनाव थे उसमें भी कोई खास तवज्जो उन्होंने नहीं दी। उधर मुसलमानों को रिझाने के लिए मुसलमानों के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम ने धमाकेदार एंट्री की है, जिसकी वजह से काफ़ी समीकरण इधर उधर हो सकते हैं इस बार के चुनाव में। और इस बात का अंदेशा, इस बात की शंका समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी है, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है। उधर कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन तलाशने में जुटेगी। ऐसे में 2022 में बीजेपी में क्या समीकरण बनते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि किस पार्टी के समीकरण इस चुनाव में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 2022 के चुनावी समर में हिस्सा लेने के लिए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बार ये पार्टी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ करने के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ खुद को मजबूत करने में जुटी है। आपने लगातार बयान देखे होंगे, जिस तरह के बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के, वो लगातार कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ हम तालमेल के लिए तैयार हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और अब खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर थोड़ा बचते नजर आए हैं हमेशा अखिलेश यादव। कुछ भी वो नहीं कहते हैं। जब जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो गठबंधन करेंगे या नहीं, तो वो कन्नी काट जाते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं देते। साथ ही समाजवादी पार्टी की नज़र बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं पर भी है, जिनकी लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराजगी चल रही है। तो हम आपको दिखाते हैं दरअसल समाजवादी पार्टी की प्लानिंग असल में है क्या। तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सुझा दिया है। इस बार समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है बीजेपी से, जो कि इस वक्त सत्ता में है। बीजेपी की ताकत है हिंदुत्व, और समाजवादी पार्टी ने भी हिंदुत्व की पिच पर ही दांव चलने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में एक गाना रिलीज किया जिसमें मुरलीधर का जिक्र किया गया। यानी बीजेपी ने राम को अपना मुद्दा बनाया, तो समाजवादी पार्टी कृष्ण को अपना मुद्दा बना रही है, यानी एक सिंबल बना रही है। लेकिन हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये सब जानते हैं। मुसलमान समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व को अपना मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी तो उसका ये वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बिखरने का खतरा बन जाएगा। साथ ही यादव वोट बैंक के बिखरने का भी खतरा है। बात करें राजनीति की, तो 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। आपको याद होगा कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा और परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही थी समाजवादी पार्टी की। लिहाजा इस बार पार्टी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने के मूड में है और छोटे दलों के साथ बड़े दलों के जो बागी और नाराज नेता हैं उनको अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश कर रही है। अखिलेश का पूरा फोकस मुसलमान, दलित और यादवों के वोट बैंक पर है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस से नाराज ब्राह्मणों को भी पार्टी अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। इस बार समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं को ज़्यादा टिकट देने के मूड में है। इस रणनीति के तहत पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग में जुड़ गई है। योगी आदित्यनाथ खुद एक ठाकुर हैं। ब्राह्मणों और ठाकुरों को टक्कर देकर अखिलेश बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ये बात समझ चुके हैं कि सवर्णों के बेस वोट में के साथ अनुसूचित और पिछड़ों में सेंध लगाकर बीजेपी किस तरह मजबूत हुई है। यानी पिछले चुनाव में आपने देखा कि ओबीसी वोट भी बीजेपी को मिला, जो सवर्ण वोट है, जो उसका कोर वोट है, वो तो मिला ही मिला। इसके अलावा एससी और पिछड़ा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसीलिए वहाँ पर इतनी बड़ी जीत हो पाई भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में। लिहाजा अपनी रणनीति के तहत पार्टी ने प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं को
अंदर ही अंदर साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर ली है। खबर यह भी गर्म है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर चोट करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर अब मिल रही है कि बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और अखिलेश ने उन्हें साइकिल पर बिठाकर विधानसभा तक पहुंचाने का एक प्लान भी बना लिया है। इसके अलावा 3 और बड़ी बातें हैं जो अखिलेश की रणनीति के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बूते पार्टी को मजबूती मिलेगी। मसलन पार्टी में अब फिर से एकजुटता नज़र आने लगी है। चाचा शिवपाल के साथ रिश्ते अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विरोधी रही बीएसपी, लेकिन इस समय मायावती की पार्टी खुद काफ़ी परेशानियां हैं। साफ है कि समाजवादी पार्टी अपने एक बड़े वोट बैंक यानी मुसलमान वोट बैंक को ये संदेश देने की कोशिश में है कि बीएसपी बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है और नाकाम है, और मुसलमान बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं तो वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। अखिलेश ने 2017 में नारा दिया था काम बोलता, यानी विकास मॉडल के साथ वो जनता के बीच गए थे, लेकिन अब ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि योगी ने राज्य का विकास नहीं किया। फिलहाल तो ये साफ नज़र आ रहा है कि 2022 में यूपी की रेस में सिर्फ 2 ही घोड़े मैदान में होंगे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अब रेस में आगे कौन निकलता है ये उत्तर प्रदेश की जनता इन चुनावों में तय करेगी। चलिए बात करते हैं बीएसपी की। मायावती यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन चुनावी तैयारी में मायावती और उनकी पार्टी कहां है? बहन जी की पार्टी के बहुत से नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बार हाथी की सवारी नहीं करने वाले, यानी बीएसपी के बहुत से नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं और कुछ छोड़ने की तैयारी में है। 2017 में बीएसपी के कुल 19 विधायक जीते थे, जिनमें से 7 ने पार्टी को अलविदा कह दिया। मायावती की ताकत है दलित वोट, लेकिन उनके इस वोट बैंक में भी सेंध लगाने के लिए तैयारी में है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी भी धमाकेदार एंट्री हो रही है और ख़बर ये भी आ रही है कि हो सकता है उनका और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो जाए और एक बड़ी ताकत ये उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो 2022 की राह मायावती के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। बता दें कि चंद्रशेखर की नज़र भी राज्य के दलित वोट पर ही है। चंद्रशेखर 21% दलित वोट पर हाथ साफ करने के बाद किंग मेकर की स्थिति में आना चाहते हैं। मायावती के साथ ना तो कोई गठबंधन करने को तैयार है और ना ही मायावती खुद ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करने को तैयार है। दलित वोटर मायावती से खुश नहीं है। ऐसे में 2022 में ये वोटर किस करवट बैठेगा ये चुनाव में पता चल जाएगा। तो चलिए, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समीकरण हमने आपको बताए। अब आपको बताते हैं जो सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस, उसकी बात कर लेते हैं। और कांग्रेस जो कि राज्य से पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी राज्य में अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए थे। हालांकि पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस काफ़ी सक्रिय हुई है। उनके जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर एक जोश आया। आपने देखा कि पिछले दिनों ताबड़तोड़ उन्होंने रोड शो किए प्रियंका गांधी ने। वो लखीमपुर खीरी भी गई, उस महिला से भी मिली जिस महिला के अभी थोड़े दिन पहले चुनाव में जिसकी साड़ी खींची गई थी, जिसको अपमानित किया गया था, उससे मिली। हालांकि वो महिला समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता है, लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ पर गईं, उससे मिली। लखनऊ में वो गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पर भी बैठ गई थी। तो इससे पार्टी का जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर एक जोश है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से एक इमेज बनी हुई है, लोग देखते हैं इंदिरा गांधी की इमेज देखते हैं प्रियंका गांधी के अंदर, तो उस पर लोग काफ़ी रिलाई कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी भाग्य बदल सकती हैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कांग्रेस अकेले दम पर तो राज्य में कोई कमाल करने से रही। अब ऐसे में पार्टी के पास आखिर विकल्प क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। यूपी में इस समय बड़ी पार्टी से लेकर छोटे दल तक सभी अपना संगठन दुरुस्त कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर मोर्चे बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मोर्चा हालांकि बनाया, लेकिन अभी तक ये साफ़ नहीं है कि मोर्चा अभी इंटैक्ट है या उसमें बिखराव आ गया है, क्योंकि ख़बरें जो आ रही हैं वो यही हैं कि वो मोर्चा पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाया है। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन
अकेले खड़ी है उत्तर प्रदेश में। यूपी की कमान प्रियंका गांधी ने खुद संभाल ली है, लेकिन राजनीति में वो नई हैं। प्रियंका के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। पार्टी इसी कश्मकश में है कि कैसे प्रियंका की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखा जाए। हालांकि प्रियंका यूपी में कमाल करने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रही हैं। खबर है कि प्रियंका गांधी ने खुद करीब 50 नेताओं को फ़ोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी भी दे दी। और इसी के साथ 2017 में चुनाव जीते हुए जो 7 विधायक हैं कांग्रेस के, जिन्होंने 2017 में चुनाव जीत लिया था, उनको अभी से घोषित कर भी दिया है प्रत्याशी अपना कि यही जीते हुए जो प्रत्याशी हैं इन्हीं पर दांव खेलेगी कांग्रेस पार्टी। और इन सभी प्रत्याशियों को हिदायत भी दे दी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, सामाजिक दायरा बढ़ाएं और लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। और टिकट फाइनल करने से पहले प्रियंका ने खुद ज़िले से लेकर शहर, तहसील और ब्लॉक से लेकर गांव तक अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों के बीच 5-5 पॉइंट रखे हैं। वो 5-5 पॉइंट जो हैं वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस अगस्त महीने तक 200 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल करने का लक्ष्य रखे हुए है और अभी तक की खबरों के मुताबिक कोई भी दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जैसा कि हमने कहा। ऐसे में अब पार्टी मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों पर नज़र लगाए बैठी है, यानी जो उम्मीदवार स्थानीय निर्दलीय कभी चुनाव लड़े थे, उनको अच्छा वोट मिला था, उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार हो रही है कि किन किन निर्दलीय उम्मीदवारों को अच्छा रेस्पॉन्स मिला था जनता की तरफ से पिछले चुनाव में। तो उनको कांग्रेस में लाने की कवायद में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता जुट गए हैं कि उन पर दांव खेला जाए। कांग्रेस की यही कोशिश है कि पिछले 30 साल का ये सत्ता वनवास किसी तरह से ख़त्म हो, 2022 में ख़त्म किया जाए, दांव खेले जाएं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाएं, नए नए तालमेल किए जाएं, लेकिन 2022 में उसे ये चुनाव किसी भी सूरत में जीतना है। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने इस गठबंधन को नकार दिया था। 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी, सिर्फ 7 विधायक रह गए थे। लेकिन जब से प्रियंका के हाथ में यूपी की कमान आई है, पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यूपी में प्रियंका के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहती। वहीं एक विकल्प ये भी है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन इस गठबंधन को जनता 2017 में पहले ही नकार चुकी है। खुद अखिलेश भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। दूसरे विकल्प हैं कि मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कुछ जानकार मानते हैं कि ऐसा करने से दलित, मुसलमान और ब्राह्मण का समीकरण बन सकता है। इससे पार्टी को फायदा होगा, लेकिन मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो अकेले ही मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा कांग्रेस भी समझ गई है कि मुसलमान और दलित दोनों ही मायावती से नाराज हैं, तो उनके साथ गठबंधन करना घाटे का सौदा हो सकता है। एक विकल्प ये भी है कि कांग्रेस अपनी अगुवाई में जयंत चौधरी की आरएलडी सहित अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब कांग्रेस को उसमें 21 सीटें और आरएलडी को 5 सीटें मिली थीं, लेकिन इस फॉर्मूले में पेच ये है कि जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला रखा है। अब कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तोड़वाकर आरएलडी को अपने साथ ले, और ना ही ये रिस्क जयंत चौधरी लेंगे, क्योंकि जाहिर है बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी ही है। कांग्रेस के पास अब एक ही विकल्प बचता है कि वो अकेले दम पर सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन इसमें यह पेच है कि पूरे राज्य में कांग्रेस के पास ऐसे ठोस उम्मीदवार हैं ही नहीं जो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के मजबूत उम्मीदवारों को टक्कर दे सकें। इसके अलावा कांग्रेस के पास अपना कोई बेस वोट नहीं है। यूपी में कांग्रेस के पास कुछ मुस्लिम और कुछ पुराने समर्पित वोटर ही बचे हैं जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं। एक समय में ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित कांग्रेस का मूल जनाधार थे, लेकिन अब ये वोट छिटक कर चला गया है, अलग अलग खेमों में बट गया है। तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास चला गया, ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास ही रहता है। 1-2 चुनाव को अगर छोड़ दें, क्योंकि कुछ वोट बीएसपी को गया है पिछले चुनावों में। दलित वोट बीएसपी और बीजेपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस की वापसी तभी संभव है जब इन सभी वोटर्स को कांग्रेस एक साथ अपने पाले में लेकर आए। प्रियंका गांधी पिछले 2 साल से इन्हीं वोटरों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। अब ये देखना है कि प्रियंका गांधी की ये कोशिश कितना रंग लाती है।
तो दोस्तों, हमने ये सियासी समीकरण जो बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपको बताए। लगातार उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी और जो जो मुद्दे उसमें उछल रहे हैं और किस तरह की राजनीति रहने वाली है उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में, वो हर अपडेट के साथ हम लगातार आपको खबर देते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।